मेरी माँ रात को बाबा के कमरे में जाने से डरती थी, मगर जब भी जाती तो लंगड़ाती और रोती हुई बाहर आती। एक दिन यूं ही माँ रोते रोते नानी के घर चली गई। माँ का ये राज जानने के लिए उस रात मैंने माँ की चादर लेकर पिताजी के साथ पूरी रात गुजार दी। लेकिन जब सुबह उठी तो जगह जगह पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे और कमरे में बाबा नहीं थे, बल्कि माँ और बाप का रिश्ता इस दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता होता है। और अगर इन रिश्तों में आपस में तालमेल ना हो तो औलाद की जिंदगी बिखर जाती है। माँ बाप के झगड़ों में औलाद की जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। और कभी कभी औलाद को माँ बाप की अनचाही शादी का बोझ भी अपने ही कांधों पर उठाना पड़ता है। मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी माँ और बाबा का रिश्ता इस कदर पेचीदा और उलझा हुआ था कि मुझे खुद मालूम नहीं था कि उनके बीच क्या हो रहा है। उनके अजीबोगरीब रिश्ते ने मेरे सुकून को बर्बाद कर दिया था। और ये राज मुझ पर बहुत बाद में खुला कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। ये गर्मियों की रात थी। मेरी आंख खुली तो घुटन के एहसास से मैं कमरे से बाहर निकल आई और मैंने अजीब मंजर देखा कि रात के 2 बजे माँ अपने कमरे से बाहर दरवाजे के साथ लग कर खड़ी है। उनका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और वो बार बार कमरे में चुपके से झांक कर देख रही थी। उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और अंधेरे में भी माथे पर चमकता पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर मैं हैरान हुई कि आधी रात को अपने ही कमरे के दरवाजे से लगी क्यों खड़ी है, और वो भी ऐसी हालत में। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आए, क्योंकि आजकल इलाके में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। यही सोचकर मैं दबे पांव माँ के करीब गई और जैसे ही मैंने उन्हें माँ कहकर आहिस्ता से पुकारा तो वो डर गई और मुझे देखकर मेरे होंठों पर उंगली रख दी और खामोश रहने का इशारा किया। और जल्दी से जाकर दोबारा कमरे में देखा। मैं घबरा गई और इशारे से पूछा, माँ क्या हुआ है? कमरे में कौन है जिससे आप छुप रही हैं? माँ ने कोई जवाब ना दिया और मुझे इशारे में वापस जाने का कहने लगी। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डर रही हो, मगर मैंने तो आज तक माँ को किसी भी चीज से डरते नहीं देखा था। और कमरे में बाबा के सिवा और कौन हो सकता था? लेकिन माँ को बाबा से डरने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? उनका रिश्ता तो काफी हद तक नॉर्मल था। फिर बाबा की आवाज आई। वो कमरे के अंदर से माँ को पुकार रहे थे और जल्दी अंदर आने का कह रहे थे। बाबा की आवाज लरज रही थी और बड़ी बेसब्री से माँ को बुला रहे थे। बाबा की आवाज सुनते ही माँ भी बुरी तरह उछल पड़ी और घबराकर कमरे में चली गई और जाते जाते मुझे फिर मेरे कमरे में वापस जाने का इशारा कर दिया। मेरी माँ का ये रवैया बहुत ही अजीब था। पता नहीं क्यों रात के इस पहर वो इतनी बौखलाई हुई लग रही थी। शायद उनकी और बाबा के बीच कुछ हुआ था। खैर मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सारा वक्त यही सोचती रही कि माँ को आधी रात को क्या हुआ है, क्यों इतनी खामोशी से अपने ही कमरे के बाहर खड़ी थी और बार बार अंदर झांक कर क्या देखना चाहती थी। क्या वो अपने ही पति से छुपना चाहती थी? अगली सुबह मैं सोकर उठी तो माँ को देखते ही रात वाला किस्सा मुझे याद आ गया। माँ बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने दोबारा माँ से पूछा, माँ रात को क्या हुआ था जो तुम इस तरह अपने ही कमरे के बाहर खड़ी थी और किस चीज से डर रही थी? क्या बाबा से कोई झगड़ा हुआ है? माँ ने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, दीपा तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मैं रात को अपने कमरे से बाहर क्यों निकलूंगी? चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ खड़ा देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। जाओ स्कूल जाने की तैयारी करो। माँ की बात पर मैं हक्का बक्का रह गई और हैरत से माँ को देखने लगी। मुझे वहम कैसे हो सकता था? रात में अपने पूरे होशो हवास में थी और माँ ने मुझे मेरे मुंह पर झुटला दिया था। माँ के इस तरह झूठ बोलने पर मैं खटक गई थी और सोच रही थी कि ऐसी भी क्या बात हो गई है कि जिसके लिए माँ को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। मैंने दोबारा माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ के लहजे में तो शक्ति आ गई और माँ गुस्से में कहने लगी, दीपा तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो? कहा ना मैं रात को अपने कमरे में ही थी। तुमने जरूर कोई ख्वाब देख लिया होगा। अब जाओ निकलो यहाँ से। मैं सोचों में उलझी बावर्ची खाने से बाहर निकली तो मेरी नजर लाउंज में बैठे बाबा पर पड़ी। हालांकि वो टीवी पर खबरें देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ध्यान कहीं और है। जैसे ही बाबा ने मुझे देखा तो धीरे से मुस्कुरा दिए और कहने लगे, दीपा तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैं चाहता हूं तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसा नहीं देखना चाहता। माँ का जिक्र करते हुए बाबा का अंदाज इतना सर्द सा महसूस हुआ कि मैं चीख उठी
आज से पहले मैंने कभी बाबा के अंदाज में ऐसी तलखी महसूस नहीं की थी, और खासकर माँ के लिए। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था कि बाबा मुझे उनके जैसा नहीं देखना चाहते थे। माँ तो बहुत ही अच्छी और घरेलू औरत थी। माँ ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो बाबा और मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आज अचानक ही बाबा उन्हें शक भरी नजरों से देख रहे थे। यकीनन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो दोनों मेरी जिंदगी थे और मैं उन्हें एक साथ खुश देखना चाहती थी। थोड़ी देर में माँ हमारा नाश्ता लेकर आ गई तो मुझे महसूस हुआ कि माँ की चाल में कुछ लंगड़ाहट है। वो बहुत मुश्किल से चल रही थी, जैसे पैरों में बहुत तकलीफ हो। टेबल पर नाश्ता लगाते वक्त भी उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार झलक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत मुश्किल से ही झुक रही हो। और जैसे ही माँ चाय रखने के लिए मेरे सामने झुकी तो मेरी नजर उनकी गर्दन पर पड़े निशान पर पड़ गई। माँ की गर्दन पर अजीब से नीले रंग का निशान था, जैसे कोई चोट लगी हो। मैंने फिक्रमंद होकर माँ से पूछा कि ये गर्दन पर क्या हुआ है। माँ ने घबराकर जल्दी से अपना दुपट्टा गर्दन पर ठीक किया और कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, बस गर्मी से हो जाता है कभी कभी। ये कहकर माँ ने बाबा की तरफ देखा तो बाबा नजरें चुरा गए और ऐसे नाश्ते में व्यस्त नजर आने लगे जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो। मैंने तो कभी गर्मी में भी ऐसे निशान नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ की गर्दन पर चोट आई हो और माँ उसे मुझसे छुपाना चाहती हो। मुझे घर का माहौल बहुत ही रहस्यमय महसूस हो रहा था और माँ बाबा के बीच भी खिंचाव नजर आ रहा था और माँ के अंदाज में भी अजीब सी घबराहट थी। नाश्ता लगाते वक्त भी मैंने उनके हाथों में कपकपाहट साफ महसूस की थी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। माँ ने तो रात वाली बात को भी जुटला दिया था, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो कोई ख्वाब नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम मैं स्कूल चली गई और फिर सारा दिन ऐसे ही व्यस्तता में गुजर गया। पेपर करीब थे, इसलिए मैंने रातों को जागकर पढ़ाई करने का फैसला किया था और रात मुझे पढ़ते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी थी। पता नहीं ये किस किस्म की आवाज थी। जब मुझसे रहा न गया तो मैं खामोशी से अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि माँ किचन में मौजूद है और बिना वजह बर्तनों को यहाँ वहां कर रही है। माँ बाबा से कोई झगड़ा हो गया है क्या? क्यों रोज रात को कमरे से बाहर आने लगी हो? जाकर आराम कर लो। माँ ने मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखें भीगी हुई नजर आई। शायद वो यहाँ खड़े चुपके चुपके अपने जज्बातों को आंसू की सूरत में बाहर कर रही थी। माँ मेरे करीब आई और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, जाओ दीपा, तुम अपने कमरे में चली जाओ और रात को कमरे से बाहर ना आया करो। जमाना ठीक नहीं है। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे बाबा के पास ही जाऊंगी। मुझे और कहाँ जाना है? मेरी किस्मत ने मुझे उस कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया है। माँ के लहजे में बेबसी बोल रही थी। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बाबा के साथ खुश नहीं है। माँ और बाबा के बीच आइडियल रिश्ता तो पहले भी नहीं था, लेकिन घर का माहौल काफी बेहतर था। मगर अब अचानक से ही पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया था और फिर माँ बहुत मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे में चली गई थी और मैं सोच रही थी कि इस मसले को किस तरह हल करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो मसला भी मालूम नहीं था, बस मैं इतना जानती थी कि मेरी माँ खुश नहीं थी और बाबा भी माँ से नाराज थे। मैं अपने कमरे में वापस चली आई थी। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया था। आधी रात तक मैं बस ऐसे ही पन्ने पलटती रही और फिर सुबह के 5 बजे के वक्त दोबारा कमरे से निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया घर से बाहर गया हो। इतनी रात को कौन बाहर जा सकता था? बाबा तो 7 बजे से पहले नहीं उठते थे। मैंने जाकर माँ के कमरे का दरवाजा बजाया तो माँ ने काफी देर बाद दरवाजा खोला। उनका चेहरा सुर्ख महसूस हो रहा था और आंखें सूजी हुई सी। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और कपड़े सलवटों से भरे पड़े थे। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कमरे में नजर डाली। माँ का कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था और बिस्तर की चादर भी नीचे पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई जंग हुई हो। माँ ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो हैरत से पूछने लगी, दीपा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि रात को कमरे से ना निकला करो। मैंने हकलाते हुए कहा, माँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अभी घर से बाहर गया हो। बाबा कहाँ गए हैं? क्या वो कहीं बाहर गए हैं? माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारी तो हर बात ही निराली है। आधी रात को नींद में से उठती हो और अपनी मर्जी से कुछ भी देख लेती हो। तुम्हें फिर से वहम हुआ होगा। तुम्हारे बाबा बाथरूम में हैं। मैं एक दफा फिर खाली हाथ अपने कमरे में वापस आ गई थी। ये सब क्या चल रहा था? आधी रात को माँ के कमरे की ऐसी हालत क्यों थी? क्या बाबा माँ के साथ किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती कर रहे थे? सब कुछ बहुत उलझ कर रह गया था। मैं तो परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी।
2-3 दिन और गुजर गए और मैंने ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों को महसूस किया। कभी माँ जख्मी नजर आती तो कभी उनको चलना तक न आता। कभी वो बैठती तो उनके मुंह से कराह निकलती और आंसुओं की लड़ी बहने लगती। दूसरी तरफ बाबा ने माँ से जैसे मुंह फेर लिया था। वो सारा वक्त माँ को नजर भरकर भी नहीं देखते थे, लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते थे वो माँ का हाथ पकड़ते और उन्हें कमरे में खींचते हुए ले जाते। ऐसा लगता था जैसे माँ उनके साथ कमरे में ना जाना चाहती हो और वो उन्हें जबरदस्ती ले जाते हो। घर के इस माहौल ने मेरे दिल पर इतना गहरा असर डाला था कि मैंने अपनी सहेलियों से बात तक खत्म कर दी थी और मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही थी। और फिर एक सुबह मैंने देखा कि बाबा जल्दी काम के लिए निकल गए और बाबा के जाते ही माँ जोर जोर से रोने लगी। इस दफा मैंने तंग आकर माँ से कुछ भी ना पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरी किसी भी बात का जवाब देने की बजाय किसी न किसी झूठ का सहारा लेगी। काफी देर तक माँ अपनी जगह बैठी रोती रही और फिर खड़ी हो गई और कहने लगी, दीपा मैं तेरी नानी के घर जा रही हूँ, अपने बाप को बता देना, जब मुझ में हिम्मत होगी तो मैं लौट आऊंगी। ये कहकर माँ चादर ओढ़ती घर से निकल गई और मैं हक्का बक्का उन्हें जाता देखती रह गई। माँ को क्या हो गया था? वो तो काफी समय से नानी के घर नहीं गई थी। बाबा को उनका नानी के घर जाना कुछ खास पसंद नहीं था और इसीलिए माँ वहां जाने से कतराती थी। माँ जा चुकी थी और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे लग रहा था कि माँ के इस तरह चले जाने से बात और भी बिगड़ जाएगी, लेकिन बात थी क्या ये तो मैं भी नहीं जानती थी। इत्तेफाक से उस दिन बाबा रात देर गए घर लौटे तो उनके आने से पहले ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खुद माँ की चादर लेकर उनकी जगह लेट गई। मैं चाहती थी कि बाबा को माँ की गैर मौजूदगी का एहसास न हो और मुझे भी पता चल जाए कि रात को उनके कमरे में क्या चल रहा है। जिस तरह बिखरा हुआ कमरा मैंने देखा था, मेरा दिल पूरी तरह से सहम गया था। मैं जानती थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो बाबा मुझ पर कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और बाबा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसलिए मैं आसानी से माँ की जगह लेट गई थी। मगर बाबा के इंतजार में मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेयकीनी और परेशानी की हालत में कभी खुद को देखती तो कभी सामने मौजूद उस आदमी को जो मुझे बर्बाद करने के लिए बिस्तर पर आ गया था। मेरे हाथों पर नील के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उसने मेरा हाथ पकड़ा था और इसीलिए मेरी आंख खुली थी। वो जो कोई भी था, माँ उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और रहम की भीख मांग रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो आदमी कौन था और क्या चाहता था। माँ और बाबा क्यों उसके आगे बेबस खड़े थे? माँ कब नानी के घर से लौटी थी? मुझे कुछ मालूम नहीं था। माँ जोरों कतार रोते हुए उससे कह रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरे जुर्म की सजा इसे मत दो। अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। साइड टेबल पर रखी फलों की छुरी उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। माँ को अपनी गर्दन पर छुरी रखता देखकर मेरी सांस रुक गई और बाबा भी परेशान नजर आने लगे। और सबसे बढ़कर वो आदमी जो मुझे बर्बाद करने के लिए एक पैर पर खड़ा था, वो घबराकर माँ की तरफ बढ़ा और माँ से कहने लगा, सुरभि ऐसी गलती हरगिज भी ना करना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए कहने लगी, रोज रोज के मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दिन मर जाऊं। हर रात मैं तड़प तड़प कर गुजारती हूँ। ये खौफ मुझे सताता है कि कहीं मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी को न मिल जाए। तुम मेरे पति के सामने मुझे अपवित्र करते हो और चाहते हो कि मैं ऐसी ही जिंदगी गुजारती रहूं, तो अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। मानती हूं कि सालों पहले मुझसे गुनाह हुआ था। मैंने तुमसे झूठी दिल लगी की थी, जानबूझकर तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, तुम्हारे पैसे से खूब ऐश किया था और फिर जब अशोक का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने तुम्हें झूठ बोलकर ठुकरा दिया। मुझे लगा था कि तुम्हें ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि तुम्हारे रिश्ते को इनकार मेरे घर वालों ने नहीं बल्कि मैंने किया था। मुझे लगा था कि तुम इस बात से पूरी तरह से अनजान रहोगे और हमेशा यही समझोगे कि मैं अपने घर वालों के आगे हार गई हूँ और इसीलिए मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। लेकिन न जाने तुम्हें कैसे सारा सच पता चल गया। तुम जान गए कि मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया था। अशोक तुमसे कहीं ज्यादा दौलतमंद और खूबसूरत थे। मैंने अशोक की खूबसूरती और दौलत को देखकर तुम्हारी मोहब्बत को जानबूझकर ठुकराया था। मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम्हें किस कदर तकलीफ पहुंचा रही हूँ और मेरी गलती तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। मैं तो अपने पति के साथ एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी दीपा हमारे घर की रौनक थी और फिर पता नहीं तुम कहां से वापस लौट आए। जिस दिन तुम पहली दफा हमारे घर आए थे मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दुत्कार दूंगी तो तुम लौट जाओगे, लेकिन तुमने तो मेरे ही पति के आगे मुझे अपवित्र करना शुरू कर दिया। मेरी जुदाई ने तुम्हें इस कदर ताकतवर मुजरिम बना दिया कि तुम्हें तो किसी भी चीज का खौफ ना रहा।
मैंने और मेरे पति ने अब तक हर दर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए झेले क्योंकि तुमने मुझे मेरी बेटी के हवाले से धमकाया था। मेरा पति हर रात मुझे तुम्हारे हाथों जख्मी होता देखता रहा, लेकिन दीपा की खातिर उसने अपने लबों को सी लिया और कभी अपने मुंह से एक शब्द न निकाला। मैं भी डर गई थी कि कहीं तुम मेरी बेटी की इज्जत को कोई नुकसान न पहुंचा दो, और मेरे पति ने भी यही सोचकर खामोशी धारण कर ली कि बेटी जवान हो रही है और अगर ऐसी बात चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो दीपा का भविष्य तबाह हो जाएगा। लेकिन आज तुम मेरी बेटी के बिस्तर तक पहुंच गए हो तो मैं अब खामोश नहीं रह सकती। मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूं जिसमें हर पल मुझे अपनी बेटी की इज्जत को लेकर धड़का लगा रहता है। मैं अपने ही पति की नजरों में गिर चुकी हूँ और आज तो मेरी बेटी भी मेरी हकीकत जान चुकी है कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बर्बाद किया है। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी तो ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इंतकाम ठंडा पड़ जाएगा और मेरी बेटी की इज्जत भी बच जाएगी। जैसे ही माँ ने अपने हाथ पर जरा सा दबाव बढ़ाया तो वो आदमी चीख उठा और कहने लगा, सुरभि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं आज भी तुमसे पहले जैसी ही जुनूनी मोहब्बत करता हूँ। ये सच है कि जब मुझे तुम्हारी बेवफाई का पता चला तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी उस दिन मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था। मैं गलत लोगों के साथ मिल गया और मैंने सीधा रास्ता छोड़कर जुर्म का रास्ता चुन लिया। मैं इतना ताकतवर मुजरिम बन गया कि पुलिस भी मुझ पर हाथ डालते घबराती है, और इसी बात का फायदा उठाकर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने लगा। मैं चाहता था कि तुम्हें भी पल पल वैसे ही दर्द दूं जैसे दर्द मैंने उठाए हैं। मैं कभी तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारी बेटी खुद ही तुम्हारी जगह चली आई और अंधेरे में मुझे इस बात का एहसास ना हो सका। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और ना ही कभी कर सकता हूँ। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मगर तुम खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर तुम मर गई तो मेरे पास भी जीने की वजह बाकी नहीं बचेगी। मेरी माँ रोते हुए उससे कहने लगी, भगवान के लिए जाते जाते मुझे माफ कर दो, ये मुझे चैन नहीं लेने देगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा धोखा तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर तुमने आज मुझे माफ ना किया तो शायद मुझे वो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, सुरभि मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। उसके शब्दों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे आज भी वो मेरी माँ की मोहब्बत की कड़वाहट का दुख झेल रहा हो। और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चला गया। मैं जान गई थी कि इतने समय से मेरी माँ के कमरे में क्या चल रहा था। क्यों बाबा नहीं चाहते थे कि मैं अपनी माँ जैसी बनूं। बाबा को पता चल गया था कि मेरी माँ ने उनसे शादी पैसे और खूबसूरती की वजह से की थी, और माँ की वजह से एक मर्द की जिंदगी बर्बाद हुई थी। उसके जाते ही माँ बाबा के कदमों में गिर पड़ी और बाबा से भी माफी मांग ली। बाबा ने मेरी खातिर माँ को माफ कर दिया था और हमारी जिंदगी फिर से संभल गई थी। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक औरत चाहे तो कितनी जिंदगियां संवार सकती है और चाहे तो कितनी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मेरी माँ की एक गलती ने कितने लोगों की जिंदगियों पर असर डाला था। खासकर मैं और मेरे बाबा ने उनकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई थी। आज के इस दौर में जहां मोबाइल फोन और दूसरी इंटरनेट सर्विसेज हद से ज्यादा आम हो चुकी है, लड़कियां और लड़कों के लिए दिल लगी के मौके भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा अपना आप हार जाते हैं। इसलिए मोहब्बत के नाम पर किसी के जज्बात का मजाक न बनाए। आपकी कुछ वक्त की दिल लगी किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और माँ बाप के बीच होने वाली ना चाहती और लड़ाई झगड़े हमेशा औलाद को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसलिए माँ बाप को एक दूसरे के साथ हमेशा मोहब्बत और नरमी का रवैया रखना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।